ले फ्लोरोसिस से जंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग। फ्लोरोसिस से जंग है लेनी, फ्लोरोसिस से जंग, फ्लोरोसिस से जंग है लेनी, फ्लोरोसिस से जंग। अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग, 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 अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग। अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, हाजिर हैं हम एक बार फिर कार्यक्रम फ्लोरोसिस से जंग में। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अगर फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है किसी को तो उसको खाने पीने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री ललित मोहन शर्मा जी आज फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है ललित जी आपका। नमस्कार सभी सुनने वालों को। तो ललित जी, जैसे हमेशा से हमें फ्लोरोसिस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम में भी हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो ललित जी, हमें ये बताइए कि महिलाओं में फ्लोरोसिस बीमारी के लक्षण क्या पुरुषों से अलग होते हैं? नहीं, पुरुषों से अलग लक्षण नहीं होते हैं। जैसे पुरुषों में लक्षण होते हैं उसी तरह के लक्षण औरतों में भी होते हैं, पर औरतों में इसके होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। कारण सबसे बड़ा तो यही है कि औरतों का शारीरिक बनावट कुछ इस तरह से है कि उनकी शारीरिक प्रक्रियाएं कुछ इस तरह से हैं कि उनमें कैल्शियम आयरन की कमी होती है, और उस कमी के चलते उनमें पोषण की भी कमी पाई जाती है। दूसरी चीज ये है कि औरतें पुरुषों से कहीं अधिक काम करती हैं, खासतौर पे गांव के ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो औरतों के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जी। तो काम का प्रेशर ज्यादा है, उनको पोषण कम मिल रहा है, कैल्शियम और आयरन की कमी है और खून की कमी है, तो इस सब के चलते उनके ऊपर इस बीमारी का असर ज्यादा होता है। यानी जो फ्लोराइड नामक भूखा शेर है वो इन पे ज्यादा असर दिखाता है। हाँ, क्योंकि हमने पिछली बार भी बात की थी, ये भूखा शेर जो है कैल्शियम से और मैग्नीशियम से इसकी भूख मिटती है, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी शरीर में है तो फिर ये भूखा शेर तो अपना ज्यादा अटैक करेगा ही करेगा। तो अगर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन यानी कि खून की कमी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो उसको फ्लोरोसिस बीमारी के चपेट में आने की संभावना ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो बच्चा भी हो, जैसे चाहे बच्चा भी हो, लेकिन औरतों में प्राकृतिक रूप से ही इसकी कमी रहती है जी। उनका शारीरिक बनावट कुछ इस तरह से है। तो आप अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, तो आप एक बार फिर हमारे श्रोताओं को हर एपिसोड में हम बताते हैं कि हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन किन किन स्रोतों से मिल सकता है, किन किन खाने पीने की चीजों से मिल सकता है। तो ललित जी आज एक बार फिर दोबारा से बता रहे हैं कि हमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम किन किन चीजों से मिल सकता है। देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत दूध है जी, उसके बाद गुड़ है, तिल है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ये तीनों चीजें मिल सकती हैं। कुछ सब्जियों में, खासतौर पे हरे पत्ते की जो सब्जियां हैं उनमें बहुत मात्रा में है, लेकिन इसके साथ साथ हमें विटामिन सी भी चाहिए। तो विटामिन सी आपको नींबू, इमली और आंवले जैसी चीजों में मिलता है जी। और ये सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारी चीजें एक ही जगह मिले तो ऐसी एक चीज है सहजन की पत्ती। अच्छा, तो सहजन की पत्ती से आपका जो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन, ये सारी चीजें सहजन की पत्ती में मिलती हैं। तो वो मैं समझता हूँ एक सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज है। तो उसका प्रयोग करने से हम जो है अपने पोषण के स्तर को बढ़ा सकते हैं जी। तो अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं पे इनका असर ज्यादा होता है, तो
महिलाओं के साथ साथ मेरे जहन में बात ये भी आई कि क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं लोग, उन पे भी होता है क्या? हाँ, बुजुर्गों पे इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग हो गए इसलिए उनको वो बीमारी ज्यादा होने की संभावना है। होता यह है कि शरीर में बचपन से ही आप एक तरह से ये समझिए कि फ्लोराइड जो है शरीर में इकट्ठा होता जाता है जी, और वो जितना ज्यादा इकट्ठा होगा उसका असर उतना ज्यादा होगा। तो बुजुर्गों में एक उम्र पार करने के साथ साथ इसके फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका असर ज्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए बुजुर्गों में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं जी। तो उनका ये क्रम तो बचपन से ही शुरू हो गया था, तो बचपन से ही वो इस बीमारी की चपेट में आ गए होंगे और एज बढ़ने के साथ साथ वो बीमारी के लक्षण बढ़ते जाते हैं और नए नए लक्षण उसमें जुड़ते जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो मैं एक सवाल और आ रहा था कि ये जो फ्लोरोसिस बीमारी है वो अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पे पानी में फ्लोराइड है? जी हाँ, बाकी कहीं पर भी नहीं? अगर शहरों की बात करूं, अगर शहरों में ऐसे इलाके जहां पानी में फ्लोराइड ना के बराबर है तो वहां तो बीमारी होने की संभावना ही नहीं है। देखिए, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम है उसके बावजूद भी आपके खाने से अगर फ्लोराइड आ रहा है तो चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप खाना भी ठीक ठाक खा रहे हैं और फ्लोराइड पानी में नहीं है तो इसका कोई दूसरा कारण है ही नहीं कि आपको फ्लोरोसिस बीमारी हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल और आ रहा था ललित जी हमारे जहन में कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं बहनें हैं हमारी, अगर उनके पानी में फ्लोराइड है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है या गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि गर्भ की स्थिति में गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको बहुत सावधानी लेने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो गर्भ में बच्चा होता है उसका माँ के शरीर के साथ संबंध जो होता है प्लेसेंटा या जिसको आंवल या कुछ और ना कुछ बोलते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो उसको बच्चे को खाना जाता है उस नली से जो। हाँ, और वो उस नली में इस तरह की कोई चीज नहीं है जो फ्लोराइड को वहां जाने से रोक दे जी। और अगर मान लिया माता के खून के अंदर फ्लोराइड का स्तर बढ़ा हुआ है तो वो फ्लोराइड का स्तर बच्चे को भी मिल रहा है। इसका मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके शरीर में भी वो फ्लोराइड की मात्रा जा रही है और उसको भी फ्लोराइड का असर होने के पूरे चांसेस हैं जी। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितना असर हो कि कितना माँ के शरीर में फ्लोराइड का लेवल है जी जी। उसके खून के अंदर फ्लोराइड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा असर होगा जी। अब अगर हम बात करें कि इसके असर क्या होते हैं तो इसके असर कुछ इस तरह की स्टडीज हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि जिन महिलाओं में फ्लोराइड का स्तर ज्यादा था उनके बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास पूरा नहीं हुआ। अच्छा। उनका जो बच्चा पैदा हुआ उसका पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से वो बच्चा और बच्चों के मुकाबले कमजोर होगा। तो एक तो बात है ये जी। दूसरी आपने बात की कि दूध पिलाने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए जी। देखिए, दूध पिलाने वाली महिलाएं जो होती हैं उनमें फिर से कैल्शियम की कमी और बढ़ जाती है क्योंकि दूध बनाने की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर उसके अंदर कैल्शियम भी चाहिए है जी। तो दूध बनाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, उधर फ्लोराइड से लड़ने के लिए भी कैल्शियम चाहिए और उधर शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम ऐसी महिलाओं को जो गर्भवती हैं या दूध पिला रही हैं उनको तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए जी जी। तो उनकी कैल्शियम की मात्रा को पूरा करना वो सिर्फ खाने पीने से ही हो सकता है या फिर जैसे वो ANM बहन जी कुछ वो गोलियां देती हैं कैल्शियम और आयरन की, वो गोलियां खाएं। तो
किसी भी तरह से कैल्शियम की मात्रा उनके शरीर में बढ़ानी है, उनके खान पान में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है, ताकि फ्लोराइड हावी ना हो, ताकि फ्लोराइड उनके ऊपर हावी ना हो। और उनके ऊपर हावी अगर हो गया तो ये बच्चा जो उनका दूध पी रहा है उसके ऊपर भी उसका असर आएगा, और बचपन से ही आप उसका असर देख सकते हैं जी। कई बार क्या होता है कि बच्चों में बौनापन आ जाता है, अच्छा अच्छा, तो उनका शरीर जो है पूरा बढ़ता नहीं है, या शरीर कमजोर रहता है, या उनकी पाचन शक्ति कमजोर रहती है जी। उनकी मानसिक शक्ति, मानसिक विकास जो है वो कम हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो है बच्चों में आ सकते हैं, और अगर हमें अपने समाज को एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें खास तौर पे बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा। और बच्चों के ऊपर ध्यान देने का मतलब ये है कि उनकी माताएं जो हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए जी। तो आज आपने ये बड़ा अच्छा किया कि औरतों को ही केंद्र में रख के आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला बनाने की बात की है। तो मेरा सभी माताओं बहनों से ये आग्रह है कि वो अपने खाने में कैल्शियम का समावेश जरूर करें। कैल्शियम और आयरन आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, आपके शरीर के विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए। आपकी शरीर में अगर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में है तो आपकी जो आगे आने वाली संतान होगी उसका विकास सही होगा, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक विकास भी सही होगा। और इसकी कमी में शारीरिक और मानसिक विकास जो है उसमें कमी आने के बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। जी। तो ये जो मांसाहारी भोजन है, माताएं बहनें जो अगर मांसाहारी भोजन लेती हैं तो क्या उसमें भी फ्लोराइड हो सकता है? हाँ, मांसाहारी भोजन में फ्लोराइड हो सकता है, क्योंकि मांस जो है किसी न किसी जानवर का या चिड़िया का होता है जी। और अगर वो जानवर या चिड़िया पानी फ्लोराइड वाला पी रहे हैं तो उनके शरीर के अंदर भी फ्लोराइड का जमाव होता है। तो इसका भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि मांसाहारी भोजन अगर आप कर रहे हैं तो एक तो सीमित मात्रा में करें जी, कि बहुत ज्यादा ना करें। और दूसरी चीज ये है कि इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो जानवर है ये कौन सा पानी पी रहा था जी। कहीं बहुत ज्यादा अधिक फ्लोराइड वाला पानी पी रहा था तो उसके शरीर में, उसके मांस में उसकी मात्रा हो सकती है। ठीक है। तो ललित जी, अब कार्यक्रम का समाप्त करने का समय हो गया है, तो अब आज के कार्यक्रम के टिप, आज के कार्यक्रम का संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से क्या होगा? मैं आज का टिप अपनी माताओं बहनों को ही समर्पित करूंगा कि वो अपने खान पान में कैल्शियम, हरी सब्जियां और सहजन की पत्तियां इनका प्रयोग जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें करें। और साथ ही इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें कि खास तौर पे जिस समय वो गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी संतान के लिए भी अपना दायित्व निभाना है, उनको उनकी भी खुराक उन्हीं के शरीर के माध्यम से उन तक पहुंचनी है। तो उस समय अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप स्वस्थ होंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा, और आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है कि आपका खान पान कैसा है। तो आप अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी, आज आपने बहुत अच्छी से ये जो जानकारी खासकर इस खास कार्यक्रम में जो माताओं और बहनों को समर्पित है इतने अच्छे से साझा की है। तो जो माताएं, बहनें और जो मतलब कि जो पुरुष है वो भी अगर सुन रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए या घर में बहन बेटियों के लिए तो उनके लिए भी लाभकारी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।